वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है ये 1 और 2 जून के करंट इवेंट्स पे बेस्ड है। ये जो न्यूज़ है इसको ध्यान में रखा गया, क्यूरेट किया गया है जो बैंकिंग एग्जाम्स देना चाहते हैं या वनडे जो एग्जाम्स होता है इंडिया में उसके लिए देना चाहते हैं। इस वीडियो को लेकिन आपको मिलेगा 3 जून को। इसका जो PDF है वो अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम के चैनल पे। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, लेकिन ये 4 जून को अपलोड होगा टेलीग्राम के चैनल पे। इसमें इकोनॉमी के भी न्यूज़ हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बेस ईयर को चेंज कर दिया है। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि WPI का बेस ईयर भी चेंज होगा, लेकिन अगले 5 ईयर्स में WPI के जगह पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को यूज किया जाएगा। इंडिया और ओमान का जो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है। अगर आप कंबोडिया जाओगे तो कंबोडिया में अब आप UPI का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भारत में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम लॉन्च किया है। ये कहाँ से लॉन्च किया उसके बारे में जानेंगे। स्पोर्ट्स में आप जानते हो यूएफए चैंपियंस लीग PSG ने जीत लिया, IPL को RCB ने जीत लिया। सात्विक और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 2 साल के बाद अपना एक बैडमिंटन का टाइटल जीता है। इसके अलावा और बहुत सारे न्यूज़ है जो एग्जाम्स को देखते हुए बनाए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगेगा तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने अनाउंस किया है, उसने बेस ईयर जो है WPI का उसको चेंज किया है। प्लस जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है फाइनली वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा। तो पहले एग्जाम के हिसाब से कर लो, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। जो WPI होता है उसका फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका पहले जो बेस ईयर था 2011-12, अब उसको चेंज करके कर दिया गया है 2022-23। ठीक है, तो एक ये हमारे काम का हो गया। कॉमर्स मिनिस्ट्री कहता है कि जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, वो और WPI दोनों का डेटा रिलीज किया जाएगा साथ साथ। लेकिन 5 ईयर्स के बाद WPI को क्या करेगा, डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और फिर कंटिन्यू करेगा क्या, PPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। गवर्नमेंट कहता है ना, जो पहला डेटा आएगा WPI का 22-23 का बेस रेट, बेस ईयर पे, और फर्स्ट जो PPI का डेटा आएगा इसका भी बेस ईयर क्या है, 22-23 है। ये रिलीज कब हो रहा है, 15 जून 2026 को। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो, ये जो आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉरी पहले ये देख लो, ये जो WPI का जो बेस ईयर चेंज हुआ है ना 22-23, ये किया गया किस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था वर्किंग ग्रुप फॉर द रिवीजन ऑफ द करंट सीरीज ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके चेयरमैन कौन थे, प्रोफेसर रमेश चंद। ये नीति आयोग के मेंबर हैं। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, WPI का जो बेस ईयर है ना उसको 2011-2012 से चेंज करके कर दिया कितना, 2022-23। इसका मतलब देखो, यहाँ पे बेस ईयर जो चेंज हुआ है उसके पीछे भी एक कहानी है। हमारा बेस ईयर बहुत पुराना था, गवर्नमेंट इसको बहुत पहले से चेंज करना चाहता था। और याद करो, लास्ट ईयर जब IMF ने इंडिया का रिव्यू किया था इकॉनमी का, उसने कहा था इकॉनमी सब चीज़ ठीक ठाक है, लेकिन उसने जो था ना हमारे देश का जो डेटा कलेक्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसको उसने C दिया था। एक सबसे बड़ा बड़ा कारण क्या था, उसने कहा था कि आप जो डेटा कलेक्ट करते हो ना बहुत ही आउटडेटेड है, 2011-2012 का कर रहे हो, बहुत ही आउटडेटेड है। गवर्नमेंट ने कहा था कि फरवरी ऑनवर्ड्स, यानी कि इस साल फरवरी ऑनवर्ड्स वो सारे बेस ईयर को चेंज करेगा। सबसे पहले उसने चेंज किया किसका, GDP का। GDP का जो डेटा आता था 2011-2012 का, उसका भी बेस ईयर उसने चेंज करके कर दिया है 2022-23 का। ठीक है, अब चेंज हो गया है किसका, WPI का। प्लस अनाउंस कर दिया है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है उसका भी बेस ईयर क्या होगा, 2022-23 होगा। यहाँ तक तो ठीक है। और कमेटी पूछेगा तो कमेटी का चेयरमैन का नाम क्या था, प्रोफेसर रमेश चंद। थोड़ा सा हम लोग जान ले किसके बारे में, PPI के बारे में। ठीक है, 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप किया था, उसका नाम रखा था वर्किंग ग्रुप टू इंट्रोड्यूस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। इसके जो चेयरमैन थे ना इस वर्किंग ग्रुप के, वो थे प्रोफेसर BN गोलदार। ठीक है,
इस कमेटी को कहा गया था आप भारत के लिए एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स तैयार करो, उसको कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। तो प्रोफेसर BN गोलदार कमेटी ने ये रिपोर्ट देके भारत सरकार को दिया। 2014 में देखो हुआ था, मेरे ख्याल से शायद 16 या 17 में ये रिपोर्ट आ भी गया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा टाइम लगा है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मान गया। ये जो हमारे देश में जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होगा, उसमें 3 चीज शामिल होगा। एक होगा आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक होगा ट्रायल इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और एक होगा सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ये जो सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होगा ना, ये ट्रैक करेगा 7 सर्विसेज को। बैंकिंग, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ना शेयर मार्केट में जो हम शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स बेचते वगैरह हैं, वो सब होगा। इंश्योरेंस आएगा, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड्स आएगा, रेलवेज आएगा, एयर पैसेंजर आएगा, और टेलीकॉम आएगा। इसका बेस ईयर भी क्या होगा, 22-23 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो देखो क्लियर है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये जनरल वीडियो है। बस इतना समझ लो, जो WPI था ना, ये बेसिकली होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है जब सामान को पहली बार बेचा गया, ठीक है। जैसे सामान आया, जैसे बहुत सिंपल सा ले लो, मंडी में आपका आया पोटैटो, और पोटैटो को पहली बार मंडी में बेचा गया, ठीक है। आप जानते हो कोई होलसेलर ही उसको खरीदेगा, तो वो जो प्राइस जिसपे वो बेचा गया था ना, उसको WPI में शामिल किया जाता था। इसमें टैक्स वगैरह सब नहीं आता था, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था, जो WPI था हमारे देश में ना, उसमें सर्विस सेक्टर को शामिल नहीं किया गया था। इससे चक्कर क्या हो रहा था, हमारी इकोनॉमी में आप जानते हो 50% से ज़्यादा जो शेयर है ना सर्विस सेक्टर का है। इसका मतलब जो करंट WPI था, एक उसमें कमोडिटीज बहुत कम थे, उसमें डबल काउंटिंग बहुत हो रहा था, प्लस उसमें ना सर्विस सेक्टर नहीं था। जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ना, वो सारे इस कमियों को दूर करेगा। इसमें आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है ना, जो फैक्ट्री किसी चीज का प्रोडक्शन करता है और जिस प्राइस पे वो बेचता है वो कहलाएगा आउटपुट। इनपुट का मतलब क्या है, फैक्ट्री भी अपना रॉ मटेरियल खरीदता है प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो जिस प्राइस पे खरीदता है ना, उसको कहा जाएगा इनपुट प्रोड्यूसर। और फिर सर्विस सेक्टर को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तीनों चीज को जोड़कर फाइनल आपका प्राइस निकाला जाएगा, वो WPI में होगा। ये एक रफ सा आइडिया है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जनरली वीडियो है, जनरली रखेंगे। यही होता है PPI। सिंपल एग्जाम के लिए याद रखना, PPI किस कमेटी का रिकमेंडेशन पे बना है, BN गोलदार। 3 होंगे, आउटपुट, इनपुट और सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। सर्विस सेक्टर में 7 होंगे, और इसका बेस ईयर भी क्या होगा, 22-23 होगा। यहाँ तक तो ठीक है। भारत में देखो, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए ना 2 इंडेक्स हैं। एक है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो WPI में क्या देखा आपने, पहली बार सामान जो बिका उस प्राइस को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन आप जानते हो, मंडी में जो आपका बिका पोटैटो या आलू, वहां पे तो बिक गया, 2-3 हाथों से होता हुआ फिर वो हमारे पास आएगा। हमारे घर के आसपास आता है ना रेडी वाला, वो आपको पोटैटो बेचता है। मंडी में हो सकता है वो आलू बिका होगा 2 रुपए किलो, लेकिन हमारे पास आते आते वो 20 रुपीज किलो हो जाता है। हम जिस प्राइस पे उसको खरीद रहे हैं ना, उसको कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। उस प्राइस को कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें टैक्स वगैरह सब शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली CPI को ही इस्तेमाल करता है इन्फ्लेशन के टारगेटिंग के लिए। CPI का जो बेस ईयर है ना, वो 2024 है, और इसको रिलीज कौन करता है, CSO क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये आता है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। देखो हमारे देश में स्टैटिस्टिक्स का जो मेन बॉडी है ना, वो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। NSO आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और NSO के अंदर ही एक डिवीजन है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही डेटा रिलीज करता है किसका, CPI का। CPI का देखो इस्तेमाल कहाँ पे होता है, हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का टारगेटिंग होता है ना, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CPI को यूज करता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट सेट कर देता है, जैसे उसने कर दिया RBI के लिए,
4% इंडेक्स 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए इंडिया में। 4% किसका? सीपीआई का बताता है। इसमें ±2% का रखता है वो। तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई, उसमें सीपीआई को यूज किया जाता है। जो डियरनेस अलाउंस होता है ना, जैसे आप सुनते हो ना गवर्नमेंट ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, डियरनेस अलाउंसेस बढ़ा दिया अपने स्टाफ का, तो जो महंगाई के लिए कंपनसेट किया जाता है ना, उसको भी किस पे यूज किया जाता है? सीपीआई वगैरह पे यूज किया जाता है। और जीडीपी का जब कैलकुलेशन होता है ना, तो सीपीआई को डिफ्लेटर के यूज पे यूज करते हैं। डिफ्लेटर का मतलब होता है ना, इसमें इन्फ्लेशन के कारण जो प्राइस राइज होता है उसको हटा दिया जाता है। तो बेसिकली भारत में मेनली सीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। डब्ल्यूपीआई डब्ल्यूपीआई का तो बेस ईयर आपने देख ही लिया। इसका बेस ईयर कर दिया है गवर्नमेंट ने कितना? 22-23। इसका डेटा रिलीज करता कौन है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड। ये किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। इसीलिए देखो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसके बारे में अनाउंसमेंट किया है। ठीक है। इसमें बेसिकली बेसिक प्राइस होता है। याद रखना, जो इन्फ्लेशन का डेटा आता है भारत में, सीपीआई हो या डब्ल्यूपीआई हो, ये डेटा आपका रिलीज किया जाता है मंथली। इसका मतलब जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ना, वो भी कब रिलीज किया जाएगा? मंथली किया जाएगा। डब्ल्यूपीआई को भी ना जीडीपी डिफ्लेटर के रूप में यूज करते हैं। यानी कि जब जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो फिर उसमें इन्फ्लेशन को हटाने के लिए डब्ल्यूपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिक चीजें, अभी इसको याद रखो। देखते हैं अगला दूसरा वीडियो होगा तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा। एनआईपीएल। ठीक है। एनआईपीएल क्या है? एनपीसीआईएल इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये सब्सिडरी है किसका? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है। इसने लॉन्च किया है यूपीआई को कंबोडिया में। इसमें क्या हुआ है? आरबीआई और कंबोडिया का जो सेंट्रल बैंक है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था। उसमें ये था कि भारत का जो क्विक पेमेंट सिस्टम है और कंबोडिया का जो क्विक पेमेंट सिस्टम है, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो अब कोई इंडियन कंबोडिया जाएगा तो वहां पे भी वो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकता है कंबोडिया में। वो इस्तेमाल करेगा किसका? कि HQR का। कंबोडिया का जो नेशनल क्यूआर सिस्टम है ना, क्यूआर जो होता है उसको कहते हैं क्विक रिस्पांस। ठीक है। ये आप देखते हो ना दुकान पे, हर जगह देखते हो, उसको स्कैन करते हो, पेमेंट करते हो। तो अगर आप कंबोडिया जाओगे तो कंबोडिया में जहां जहां KHQR का जो क्यूआर कोड यूज किया जाता है वहां के दुकानदारों के द्वारा, वहां पे आप यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी फिलहाल इंडियंस इस्तेमाल करेंगे कंबोडिया में, और कुछ दिन के बाद कंबोडिया वाले जब आएंगे ना, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूपीआई का पेमेंट करने के लिए भारत में। सिंपल सा फंडा याद रखना। यूपीआई किस देश में लॉन्च हो गया है? कंबोडिया में। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, और इसका जो कैपिटल है ना, उसका नाम है नॉमपेन। ठीक है। यूपीआई में रहो। भारत पे इसने लॉन्च किया है, भारत पे फ्लैक्स। देखो, जो एनपीसीआई है उसने लॉन्च किया यूपीआई, और एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया आपका रुपए कार्ड। यूज करते हो ना, जैसे वीजा मास्टर कार्ड है वैसे ही रुपए है। अब क्या है? यूपीआई के थ्रू ना, अगर आपका बैंक चाहे तो यूपीआई के थ्रू रुपए क्रेडिट कार्ड आपको इशू कर सकता है। ठीक है। अब भारत पे, ये तो देखो बेसिकली एनबीएफसी है ना, इसको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है पेमेंट एग्रीगेटर का, यानी कि यूपीआई के थ्रू आपका पेमेंट ले सकता है। इसने हाथ मिलाया है यस बैंक के साथ। इसमें क्या होगा? जिसका यस बैंक में अकाउंट है, या जिसको यस बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड दे दिया है, वो भारत पे के साथ, या भारत पे जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया जाता है ना, मर्चेंट जो जो इस्तेमाल करता है वहाँ पे पेमेंट कर दे। और कोई क्रेडिट कार्ड है, इसका मतलब आप तुरंत भी पेमेंट कर सकते हो, या फिर 45 डेज मिलेगा, उसके बाद आप उसको पेमेंट कर दो, या फिर आप जो पेमेंट किए हो ना उसको ईएमआई में बदल सकते हो। याद रखना, भारत पे ने जो लॉन्च किया है भारत पे फ्लेक्स, इसमें जो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करेगा? यस बैंक प्रोवाइड करेगा। लेकिन याद रखना, ये फैसिलिटी सिर्फ रुपए क्रेडिट कार्ड पे है, वीजा और मास्टर कार्ड पे नहीं है।
क्योंकि रुपए क्रेडिट कार्ड को कौन इशू किया है? एनपीसीआई इशू किया है। यहाँ तक ठीक है। एक रिपोर्ट आया था, इंडिया को रैंक किया गया है द 5th इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी रैंकिंग, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है ना, इसका इंडिया का रैंक जो है ना, वो है आपका 4th। ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, ये रिपोर्ट का नाम है। इसको रिलीज कौन करता है? ICRER, ये एक इंडिया बेस्ड थिंक टैंक है, एंड प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर इस रिपोर्ट को इशू करते हैं। इसमें एक होता है चिप्स इंडेक्स 2026, ये बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी को करते हैं। ये 71 कंट्रीज को कवर करते हैं इंडिया वर्ल्ड में, और कहते हैं ये जो 71 कंट्रीज है ना, अगर पूरे वर्ल्ड का जीडीपी देखो तो इस पे इनका कंट्रीब्यूशन 96% है, यानी कि वर्ल्ड के लगभग सारे इंपॉर्टेंट कंट्री इसमें शामिल हैं। इसमें 5 पिलर्स को यूज किया जाता है जिसमें कंट्री को रैंक किया जाता है: कनेक्टिविटी, हार्नेसिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी। हमें क्या याद करना है? इंडिया का रैंक कितना है? 5th। लास्ट ईयर कितना था? 8th। इसका मतलब इंडिया 3 पायदान ऊपर उठा है। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल इकोनॉमी कौन है? नो डाउट यूएसए। सेकंड पे कौन है? चाइना। थर्ड पे है सिंगापुर। फोर्थ पे यूनाइटेड किंगडम, और 5th पे कौन हो गया? इंडिया। हमें यही याद रखना है। ठीक है। फिर इसी रिपोर्ट में एआई इंडेक्स पे निकाला गया। ये कह रहा है कि लगभग वर्ल्ड का 26% जो एआई ट्रांजेक्शन होता है ना, वो इंडिया में होता है। इंडिया को वर्ल्ड में रैंक किया गया है 4th। फर्स्ट कौन है? यूएस। सेकंड कौन है? चाइना। थर्ड कौन है? सिंगापुर। फोर्थ कौन है? इंडिया। लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल के बारे में बात कर रहा है, याद रखना। अभी जो है ना, हमारे देश के स्टॉक मार्केट कह रहे हैं बहुत गिर रहा है, इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। ये पैसा कहाँ लगा रहे हैं? ये साउथ कोरिया में लगा रहे हैं, ताइवान में लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में अभी क्रेज है किसका? एआई का। इंडिया को एक सक्सेस स्टोरी नहीं मान रहे हैं वो लोग एआई का, लेकिन रिपोर्ट करता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो एआई का टैलेंट पूल है ना, वो यूएसए में है, और सेकंड पे कौन है? इंडिया। रिपोर्ट भी कहता है इंडिया को भी एआई में कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज इंडिया का यही है। इंडिया भी जब प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करेगा ना, तो ये सारे इंडिया आना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंडिया के पास सारा चीज है जो इंडिया को एक सक्सेस स्टोरी बना सकता है एआई में। ये तो याद रहेगा। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम लॉन्च किया था, पीएम सेतु। बेसिकली स्किल जो है ना भारत में, उसको डेवलप करना। हमें एक स्किल लेबर फोर्स चाहिए, उसके लिए स्कीम लॉन्च किया गया था। पहले जान लो एग्जाम के हिसाब से। आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, इसने एक प्रपोजल दिया था जिसमें कहा था कि विशाखापट्टनम जो है ना आंध्र प्रदेश में, इसके आसपास जो आईटीआई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसको ये क्या करेगा? उसको अपग्रेड करेगा। अपग्रेड करने का मतलब इसमें न्यू कोर्सेस इंट्रोड्यूस करेगा, ताकि आज का जो मॉडर्न इकोनॉमी है, आज का जो मॉडर्न इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से स्किल्ड लेबर को तैयार किया जाएगा। ये प्रपोजल उसने दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और आप जानते हो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अलग सा मिनिस्ट्री बना रखा है। उस मिनिस्ट्री का नाम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज में एक है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। इस तरह के जो भी प्रपोजल आते हैं ना अंडर द पीएम सेतु, उसको अप्रूवल देता है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। उसने आर्सेलर मित्तल के इस प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया है। तो भारत में पहला जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर अपग्रेडिंग आईटीआई क्लस्टर अंडर प्राइम मिनिस्टर सेतु प्रोग्राम, वो कौन है? आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। ये आपको याद रखना है। दूसरा, आंध्र प्रदेश भारत का पहला स्टेट बन गया है जिसने ऑन बोर्ड किया है एंकर इन्वेस्टेड पार्टनर। अब देखो ये क्या है। ठीक है, तो पहला याद रखना आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, और दूसरा रखना याद आंध्र प्रदेश भारत का पहला स्टेट बन गया है जिसने पीएम सेतु स्कीम के तहत एंकर इन्वेस्टर पार्टनर ऑन बोर्ड कर लिया, यानी कि ढूंढ लिया। वो कौन है? आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। अब देखो पीएम सेतु है क्या।
पहले तो फुल फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI, ये तो स्कीम का नाम है। इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 4 अक्टूबर 2025 को। इसमें टोटल कॉर्पस कितना है? 60,000 करोड़ का है। इसका एम क्या है? ये 1000 गवर्नमेंट ITI जो है ना, उसको अपग्रेड करेगा। यहाँ तक तो ठीक है। इसमें गवर्नमेंट कहता है क्या, यहाँ पे हमें प्राइवेट इंडस्ट्री का हेल्प चाहिए। तो जितने भी क्लस्टर्स को अपग्रेड किए जाएंगे ना, जैसे आपने देखा विशाखापट्टनम वाला, उसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप होगा। इसमें इंडस्ट्री लीडर जो होगा आर्सेलर मित्तल, उसका 51% ओनरशिप होगा, और जो आंध्रा गवर्नमेंट होगा उसका कितना होगा? 49% होगा। ठीक है, यानी कि जिम्मेदारी किसको दी गई है? इंडस्ट्री पार्टनर को, आर्सेलर मित्तल को। आर्सेलर मित्तल यहाँ पे हो जाएगा एंकर इंडस्ट्री पार्टनर। उसका काम क्या रहेगा? जो न्यू जनरेशन ऑफ इंडस्ट्री है उसके लिए जो जॉब का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो कोर्स होगा उसका करिकुलम वो डिजाइन करेगा। उसके लिए लेबोरेटरीज वो सेटअप करेगा, ताकि भारत को एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो जाए, और 2047 तक इंडिया जो एक डेवलप कंट्री बनने का सपना देख रहा है उसको पूरा किया जा सके। ये याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर चेंज कर दिया है। ठीक है, और ये लागू कब से हुआ है? 1 जून 2026 से। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, IIP। इसको कंपाइल कौन करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो आता है किसके अंदर? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो आता है किसके अंदर? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। इसका बेस ईयर चेंज कर दिया गया है 2011-12 से 22-23 तक। ये 10वीं बार है जब इसका बेस ईयर चेंज किया गया था। और फर्स्ट टाइम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कब आया था? 1950 में आया था। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, वो बेसिकली 4 इंडस्ट्री के को ट्रैक करता है। एक को देखो माइनिंग एंड क्वेरिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई, ठीक है, फोर्थ है आपका वाटर सप्लाई, सीवेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अभी तक जो होता था ना, 3 ही होते थे। माइनिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था, इलेक्ट्रिसिटी होता है। न्यूली जो एडेड किया गया है वो कौन सा है? वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है ना, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो उसको दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। इसके लिए एक छोटा सा अलग सा वीडियो बना देंगे, जिसको ज्यादा इंटरेस्टेड है वो उसको देख लेना, इतना आपके एग्जाम के लिए काफी है। ठीक है, ये भी कर लो। माइनिंग एंड क्वेरिंग जो है ना, इसमें आएगा फ्यून मिनरल्स, मेटालिक मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स। इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। और सबसे ज्यादा वेटेज इसको दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग को। इसमें अभी 463 आइटम्स है, जिसमें से 455 आइटम्स जो है ना वो मैन्युफैक्चरिंग का है। और टोटल वेटेज कितना है इसका? 76.062%। इतना याद रख लीजिएगा, कितना काफी है। ICICI बैंक, ये इंडिया का पहला बैंक बन गया है जिसने अपने कस्टमर को US डॉलर डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड इशू किया है। ठीक है, ये जो कार्ड है ना, ये कौन इशू करेगा? ICICI बैंक का जो ब्रांच है गिफ्ट सिटी में, उसको कहते हैं IFSC बैंकिंग यूनिट। उसमें जिसने अकाउंट खुलवा रखा है, कौन सा अकाउंट? USD ग्लोबल सेविंग अकाउंट। उन कस्टमर्स को इशू किया जाएगा डेबिट कार्ड जो डॉलर डिनोमिनेटेड होगा। ठीक है, ICICI बैंक ने ये कार्ड इशू किया है इन पार्टनरशिप वीजा। वीजा जानते हो, ये US की कंपनी है। ठीक है, ये देखो है क्या, जैसे हम और आप भारत में ICICI बैंक में अकाउंट खोलते हैं, हमारा रुपये अकाउंट होता है, और हमें जो वो डेबिट कार्ड इशू करता है वो नॉर्मली INR में होता है, इंडियन रुपये में होता है। इसका मतलब उस पर जो ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं वो बेसिकली इंडियन रुपये में करते हैं ना। खास बात क्या है? डॉलर डिनोमिनेटेड है। इसमें देखो 2 वर्ड आया था, गिफ्ट और IFSC। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गुजरात में, ये अहमदाबाद के पास है। ये अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में है। ये जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और आप जानते हो ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को ना एक फॉरेन कंट्री माना जाता है।
विदेशी कंपनी माना जाता है। गिफ्ट सिटी में ही सेटअप किया गया है आईएफएससी। आईएफएससी होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, सॉरी सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये भारत का अभी तक का एकमात्र इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। रफली ये समझो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया को डेवलप करना चाहता है एज अ फाइनेंशियल हब। जैसे वर्ल्ड में बात करो, अगर किसी को पैसा चाहिए तो वो जाता है कहाँ पे, न्यूयॉर्क यूएस, लंदन जाता है। एशिया की बात करो तो वो सिंगापुर जाएगा, हांगकांग जाएगा, दुबई जाता है। ठीक है, तो भारत भी चाहता है कि इंडिया को डेवलप किया जाए एज अ फाइनेंशियल सेंटर, फाइनेंशियल हब। ये सेटअप किया गया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। इसका मतलब यहाँ पे ना नॉर्मली इंडिया के नियम और कानून लागू नहीं होते। एक विदेशी जमीन है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है इनको। अब फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है तो बगैर बैंक के वहां पे काम कैसे चलेगा? तो यहाँ पे आरबीआई बैंक्स को लाइसेंस देता है और वो कहता है कि आप आईएफएससी में जाके अपना बैंकिंग यूनिट सेटअप करो। उसको आईबीयू बोला जाता है। आईसीआईसीआई बैंक ने भी सेटअप किया, लेकिन याद रखना जो आईएफएससी है ना, इसका रेगुलेटर आरबीआई नहीं है। इसका रेगुलेटर कौन है? इसका जो रेगुलेटर है ना, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSCA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। यानी कि जो आईसीआईसीआई का जो आईएफएससी बैंकिंग यूनिट है गिफ्ट सिटी में, उसको रेगुलेट आरबीआई नहीं करता। उसको रेगुलेट कौन करता है? आईएफएससीए करता है। ठीक है, इसलिए वहां पे उसने अपने कस्टमर्स को डॉलर में दिया है, क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा तो इंटरनेशनली रुपी का तो उतना वैल्यू है नहीं। सॉरी, ट्रांजेक्शन बेसिकली किस में होता है? डॉलर्स में होता है। इसीलिए जो भी ट्रांजेक्शन होता है अधिकतर डॉलर्स में होता है। इसलिए अकाउंट जो खुलता है वो किस में खुलता है? डॉलर्स में ही नॉर्मली खुलता है। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कस्टमर को डॉलर डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड दिया है। ये क्लियर है आपको? ये छोटा सा है। इंडिया और ओमान का जो सीपा था ना, वो 1 जून 2026 से लागू हो गया है। सीपा क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका मतलब यहाँ पे ना जो फ्री ट्रेड होगा वो गुड्स में होगा, सर्विस में होगा, मोबिलिटी पे होगा, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब चीज इसमें शामिल कर लिया गया है। और ये बेसिकली क्या हो गया? कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें तो आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लिस्ट होगा जिसपे वो कहेगा ओमान से जो चीज आ रहा है उस पर कस्टम ड्यूटी हम जीरो कर देंगे। ओमान भी यही काम करेगा। जो इंडियन सामान वहां पे जाता है, अधिकतर सामान पे यहाँ पे कस्टम ड्यूटी को जीरो कर दिया गया है। उतना डिटेल में नहीं करेंगे, पहले भी किया हुआ है। याद रखना ये इंडिया का 15th बायलैटरल फ्री ट्रेड पैक्ट है जो हम लोगों ने किया किसके साथ? ओमान के साथ। ये जो एग्रीमेंट है ना, ये साइन हुआ था दिसंबर 2025 में, जब पीयूष गोयल जो इंडिया के कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं गए थे ओमान। और ओमान की राजधानी है मस्कट। वहां पे उन्होंने ओमान के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था, पीयूष गोयल ने किया था। ठीक है, ओमान देखो अभी तक दो ही कंट्री के साथ उसने एफटीए किया है। एक था यूएस, उसके साथ उसका बहुत क्लोज रिलेशन है। और दूसरा जो है ना, वो है आपका इंडिया। दिसंबर में एग्रीमेंट साइन हुआ और देखो जून में लागू हो गया। इसका मतलब 5-6 महीने में ये सारा काम पूरा हो गया। ये भारत का 15वां बायलैटरल फ्री ट्रेड पैक्ट था। और याद रखना ये एग्रीमेंट किसने साइन किया था? पीयूष गोयल ने किया था। कहाँ पे किया था? मस्कट में किया था। इतना याद कर लो, इतना बहुत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनली फिगर रिलीज कर दिया है भारत से सी फूड या मरीन एक्सपोर्ट्स को। ठीक है, ये डेटा देखो है, अब क्योंकि हमें याद करना पड़ेगा। ये डेटा है 25-26 का। भारत से जो टोटल सी फूड या मरीन एक्सपोर्ट हुआ था ना, वो था आपका 73890.46 करोड़। फिगर याद रखना पड़ेगा। डॉलर्स के टर्म में है ये 8.46 बिलियन डॉलर्स। देखो रुपी में ज्यादा है, डॉलर में थोड़ा कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि इंडियन रुपी का जो वैल्यू है ना, वो डॉलर के खिलाफ बहुत डेप्रिशिएट किया है। ठीक है, अब देखो ट्रिकी पोर्शन क्या रहेगा, थोड़ा ध्यान देना। वैल्यू टर्म की बात करें ना, वैल्यू का मतलब डॉलर टर्म में, हमने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है यूएसए को 20,263.27 करोड़ रुपीस। या यूएसडी की बात करें तो 2328.74 बिलियन, या इसको कह ले 2.32 बिलियन डॉलर्स।
ठीक है, ये तो देखो पैसे के टर्म में हो गया। वॉल्यूम की बात करें तो नंबर 1 कौन है? चाइना, यानी कि कितना टन हमने एक्सपोर्ट किया। चाइना को एक्सपोर्ट किया गया 490,369 मिलियन टन। ये देखो यूएस से ज्यादा है ना, लेकिन पैसे के हिसाब से ये कम है। इसका मतलब चाइना को जो सामान एक्सपोर्ट किया गया होगा ना, उसका वैल्यू क्या हो, कम होगा। ध्यान देना, एग्जाम में ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, फंसाएगा। वैल्यू टर्म में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भारत के लिए मरीन प्रोडक्ट्स का कौन है? यूएसए। वॉल्यूम टर्म में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट क्या है? चाइना। ठीक है, ओवरऑल अगर वैल्यू की बात करें तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट हमारा है यूएसए, सेकंड पे है चाइना, 3 पे है यूरोपियन यूनियन, 4th पे है साउथ ईस्ट एशिया, और 5th पे जो है ना वो है आपका जापान। पूछेगा, ऐसा ही पूछेगा, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, यही रहेगा। प्रोडक्ट वाइज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया था फ्रोजन श्रिम्प का, सेकंड पे था फ्रोजन फिश, और थर्ड पे था फ्रोजन स्क्विड। भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस पोर्ट से किया गया? बंदरगाह से। तो इसमें नंबर 1 कौन है? विशाखापट्टनम, वाइजैक भी बोलते हैं ना। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये कहाँ पे है? मुंबई। और थर्ड रैंक पे आता है आपका कोची। ये ठीक है, ये डेटा डेटा है, डेटा ही याद करना है इसमें। इसमें सिर्फ 2 लाइन का याद रखना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा, सॉरी, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। और नंबर 2 पे कौन है? इंडिया। भारत देखो कॉटन एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, तो कॉटन के बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। कुछ वेराइटी जो है ना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली क्या है, आपका जॉब जनरेटर है। टेक्सटाइल वाले का डिमांड था कॉटन महंगा हो गया है, हमें कॉटन का इंपोर्ट करने दो। अब लेकिन दिक्कत क्या होता है, अगर बाहर से इंपोर्ट होगा तो इंडियन किसान को दिक्कत होगा ना। इंडिया में, भारत में कॉटन का प्राइस कम हो जाएगा। दोनों के बीच में बैलेंस लेते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 1 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक भारत में कपास या कॉटन का जो भी इंपोर्ट होगा उसमें कस्टम ड्यूटी कितना होगा? 0 होगा। और इसमें कोई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी नहीं लगेगा। इसका मतलब टोटल जो इंपोर्ट होगा वो कितने पे होगा? 0% पे होगा। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको जिस तरह के कॉटन की जरूरत है वो लेकर आए, अच्छा सामान बनाए, एक्सपोर्ट करे। इससे इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा। थोड़ा ध्यान रखना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉटन का प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, सेकंड पे कौन है? इंडिया। भारत में ना कॉटन को व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है। ये स्टैटिक जीके का पार्ट रहेगा, वो याद रखना। भारत में व्हाइट गोल्ड किसको बोलते हैं? कॉटन को। ठीक है, गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। एग्रीकल्चर में ही रहो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है खेत बचाओ अभियान। ये 1 जून से ना 30 जून तक चलेगा, इसका 1 मंथ का ये प्रोग्राम है। इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था रामसिया विलेज, जो कहाँ पे है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसका लॉन्च कौन किया था? हमारे देश के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश के ही है ना वो, इसीलिए देखो वहां से स्टार्ट किया गया। इसका देखो उद्देश्य क्या है, इसमें फार्मर्स में अवेयरनेस जनरेट करना है रिगार्डिंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इसका मतलब फार्मर्स को बोला जाएगा खेतों में पानी का इस्तेमाल कम करो, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करो, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल थोड़ा कम करो। ठीक है, इससे सॉइल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, सॉइल का हेल्थ बढ़ेगा। अल्टरनेटिव जो होता है ना नेचुरल, आपका जो ऑर्गेनिक जो होता है फार्मिंग, उसको प्रमोट करने की कोशिश किया जाएगा। यानी कि फार्मर को बताया जाएगा जो अभी कर रहे हो खेती, जिसमें जबरदस्त केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड्स का होता है, पानी का बहुत इस्तेमाल होता है, ये सस्टेनेबल नहीं है। आपको थोड़ा चेंज करना होगा। यही है आपका खेत बचाओ अभियान। यही पूछेगा कहाँ से लॉन्च हुआ? रामसिया विलेज, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और लॉन्च किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून को ना तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 2014 में तेलंगाना को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था आपका आंध्रा और दूसरा बना तेलंगाना। 2 जून को तेलंगाना सेलिब्रेट करता है तेलंगाना डे के रूप में। इस दिन को भाषण वाषण होता है। तो तेलंगाना का जो सीएम है ना रेवंत रेड्डी, उन्होंने कुछ टारगेट अनाउंस किया है।
उन्होंने कहा है कि तेलंगाना का जो स्टेट जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको $1 ट्रिलियन बनना है 2034 तक, और 3 ट्रिलियन बनना है कब तक? 2047 तक। 2047 क्यों? 2047 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाना है, विकसित देश बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सेट किया है कि हमारे देश का जो जीडीपी है ना, वो $30 ट्रिलियन का हो जाना चाहिए। तो जब तक स्टेट का जीडीपी नहीं बढ़ेगा, तो स्टेट का जीडीपी जब नहीं बढ़ेगा, तब तो भारत का जीडीपी कैसे बढ़ेगा? इसीलिए देखो, हर स्टेट ना अपना अपना टारगेट सेट कर रहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बनना है। तेलंगाना का याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, $30 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है बाय 2047। अभी $4.19 ट्रिलियन के आसपास है इंडियन इकोनॉमी। इसमें इसका मतलब अभी बहुत काम करना है। थोड़ा पॉलिटिक्स पे आ जाओ। म्यांमार के जो प्रेसिडेंट है, मिन ऑन्ग लियांग, वो भारत आए थे। ये बेसिकली वहाँ के मिलिट्री के, आर्मी के चीफ थे। इन्होंने कू किया, ऑन्ग सान सूची के गवर्नमेंट को अपदस्थ किया। पिछले महीने वहाँ पे इलेक्शन हुआ था और ये प्रेसिडेंट चुने गए थे म्यांमार के। उसके बाद ये इंडिया आए थे। ये पहले गए दिल्ली, फिर गए बोध गया, उसके बाद गए मुंबई। बोध गया क्यों गए? म्यांमार का जो पॉपुलेशन है ना, मेजोरिटी पॉपुलेशन, वो बुद्धिस्ट है। तो बोध गया तो वो जाएंगे ही जाएंगे। जब भी बाहर का कोई आता है ना, अगर वो 3-4 जगह जाएगा भारत में, तो फिर वो पूछेगा कौन कौन से जगह गए थे। दिल्ली, बोध गया, फिर मुंबई। दिल्ली में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से हुई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हुई। कुछ खास नहीं हमारे लिए। दोनों ने एग्री कर लिया है कि जो बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाया जाएगा। टारगेट सेट नहीं हुआ है। भारत और म्यांमार के बीच जो ट्रेड होता है ना, उसमें रुपी और कयात, कयात होता है म्यांमार का जो करेंसी है, उसको इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम दोनों इसमें आगे बढ़ेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि मेकॉन्ग गंगा ICCR स्कॉलरशिप जो होता है, म्यांमार के स्टूडेंट को 36 से बढ़ा के 100 कर दिया जाएगा 2026 ऑनवर्ड्स। मेकॉन्ग गंगा, गंगा तो जानते हो भारत का है। मेकॉन्ग नदी जो है ना, ये बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में है। मेकॉन्ग गंगा एक ग्रुप है। ये भारत और कुछ देशों ने मिलकर बनाए थे। ये सेटअप हुआ था 2002 में। सॉरी, ये 2000 में आपका सेटअप हुआ था, नवंबर में। इसमें 6 कंट्री हैं। 6 कंट्री कौन है? थाईलैंड, ठीक है। उसके अलावा इसमें है कंबोडिया, इसमें है लाओ, PDR पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसमें है वियतनाम, इसमें है म्यांमार, और इसमें कौन है? इंडिया। यानी कि 6 कंट्री कौन है मेकॉन्ग गंगा ग्रुपिंग में? थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ, वियतनाम, म्यांमार और इंडिया। याद ये रखना, म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नाई पीताओ। उसकी करेंसी का नाम क्या है? क्या? सेकंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर्स का जो डायलॉग था ना, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। 1 जून को हुआ था। डेट याद करने की जरूरत नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर रिचर्ड मार्लस, ये भारत आए थे। एक्चुअली ये गए थे आपका शांग्रीला डायलॉग में, जो पिछले वाले वीडियो में हमने किया था कवर। ये शांग्रीला डायलॉग में गए थे, या एशियन सिक्योरिटी समिट मीटिंग जो सिंगापुर में था, वहां गए थे। फिर वहां से ये डायरेक्ट इंडिया आए। इनकी मुलाकात हुई राजनाथ सिंह के साथ, और इसमें तय ये हुआ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। उसमें कुछ कॉन्क्रीट डिटेल बनकर आएगा। पहला जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में, 9 अक्टूबर 2025 में। याद रखना, रिचर्ड मार्लस जो भारत आए थे वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। डिफेंस में ही रहते हैं। DRDO ने टेस्ट किया है रुद्रम 2 मिसाइल। ठीक है, रुद्रम 2 मिसाइल जो है ना, इसको टेस्ट किया गया था इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर जेट है, Su-30 MKI, सुकोई 30
MKI, आई का मतलब ना इंडिया है, ठीक है, इंडिया के लिए ये डिजाइन किया गया था। इस प्लेन का इस्तेमाल किया गया और रुद्रम मिसाइल का टेस्ट किया गया। ये टेस्ट कहाँ पे किया गया था? चांदीपुर, जो कहाँ पे, उड़ीसा में। ये DRDO कहता है सक्सेसफुल रहा। आप क्या याद रखो, रुद्रम 2 मिसाइल जो है ना, वो बेसिकली क्या है? एयर टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, यानी कि इसको हवाई जहाज से छोड़ा जाएगा और टारगेट कहाँ पे होगा? जमीन पे होगा। तो इसका टारगेट क्या है? देखो, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिसाइल या एंटी रेडिएशन मिसाइल। इसका मतलब क्या होता है? जो एनिमी होगा उसका एयर डिफेंस सिस्टम होगा, और एयर डिफेंस सिस्टम में ना इस्तेमाल किया जाता है किसको? रडार को। रडार जो होगा इनकमिंग एयरक्राफ्ट या फिर इनकमिंग मिसाइल्स, ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करता है ना। उसके बाद जो फिर उसका एंटी मिसाइल सिस्टम होगा, एंटी ड्रोन सिस्टम होगा, एक्टिवेट कर देगा। यानी कि पहले पकड़ोगे तभी तो आप मिसाइल वगैरह छोड़ोगे। रुद्रम जो है ना, ये क्या करेगा? वॉर शुरू होने से पहले या उसके बाद ये एनिमी के रडार को टारगेट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब रडार रहेगा ही नहीं तो फिर वो करेगा क्या? ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने यही किया था। उसने पाकिस्तान के रडार को उड़ा दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड हो गया था, पाकिस्तान को पता नहीं चल रहा था कब मिसाइल आ रहे हैं, कौन सा जा रहा है। इसीलिए देखो पाकिस्तान के एयरबेस तबाह हुए थे। रुद्रम 1 इंडियन एयरफोर्स के पास है, उसका एक एडवांस वर्जन है। इसका देखो DRDO ने अभी तक नहीं बताया रेंज कितना है। कुछ वेबसाइट्स पे 300 किलोमीटर प्लस आ रहा है। तो जब तक DRDO नहीं बताएगा हम वो नहीं कह सकते। रुद्रम 2 मिसाइल जो है रिप्लेस करेगा किसको? रशियन मेड KS-31 मिसाइल्स को। इसको मैन्युफैक्चर कौन करेगा? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये दोनों मिलकर इसको करेंगे। लेकिन मेजर कॉन्ट्रैक्ट किसको जाएगा? अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये कहते हैं लगभग अब फाइनली तैयार हो गया है, अब इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल सुकोही जो है ना, वो कैरी कर सकता है रुद्रम 2 मिसाइल्स। बाद में जगुआर में फिट किया जाएगा, उसके बाद तेजस वगैरह में इसको फिट किया जाएगा। इंडिया में जो न्यू CDS और नेवी चीफ है, उन्होंने अपना काम संभाल लिया। भारत के 3rd CDS कौन है? जनरल NS सुब्रमणी। और 27th नेवल चीफ कौन है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। ये तो पहले भी किया हुआ है, इतना याद रखिएगा। फिर सुमन कल्याणपुर जो नोटेड सिंगर थी। प्लेबैक का मतलब होता है ना जो पार्श्व गायक। फिल्म में आप देखते हो ना, गाना कोई और गाता है, हीरो हीरोइन कोई और गाते हुए आपको दिखते हैं, उसको प्लेबैक सिंगर बोलते हैं। सुमन कल्याणपुर के बारे में फेमस क्या था? इनकी आवाज लता मंगेशकर से बहुत मिलती जुलती थी। अब बहुत लोग तो कंफ्यूज जाते थे कि लता मंगेशकर गा रही है या सुमन कल्याणपुर गा रही है। ये मराठी फिल्म, हिंदी फिल्म की बहुत ही प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर थी। इनका डेथ हो गया। इनको 2023 में पद्म भूषण मिला था। सिंपल पूछेगा, सुमन कल्याणपुर जिनका भी डेथ हुआ था किस फील्ड से बिलोंग करती है? आर्ट्स। प्लेबैक सिंगर थी, फिल्म में गाना गाती थी। ब्रजेश सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है एज द MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक, ठीक है। इनका जो टर्म है ना, वो 3 इयर्स का है। कैनरा बैंक के बारे में थोड़ा जान लो। कैनरा बैंक को ना सेटअप किसने किया था? सुब्बाराव पाई ने। ये प्राइवेट बैंक था और इसने स्टार्ट किया अपना काम मैंगलोर में। बाद में 1969 में जो 14 प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज किया था, उसमें कैनरा बैंक भी था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। इसका टैगलाइन क्या है? टुगेदर वी कैन। स्पोर्ट्स पे आ जाओ। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, इसने अपना 2nd IPL टाइटल जीत लिया है। 2026 का जो फाइनल था उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसको हरा दिया था? गुजरात टाइटन को। ये तो आपको पता ही है। पिछले साल जो भी था वो चैंपियनशिप किसने जीता था? RCB। RCB IPL के इतिहास में तीसरा टीम है जिसने लगातार बैक टू बैक टाइटल जीता है। RCB के कैप्टन कौन है? रजत पाटीदार। गुजरात के कौन थे? शुभमन गिल। IPL में देखो अवार्ड्स भी दिया जाता है, ये भी कभी कभी पूछते हैं। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? कोहली। पर्पल पैक यानी कि सबसे ज्यादा जो विकेट लेता है ना, उसको पर्पल कैप दिया जाता है। वो कौन है? रबादा, साउथ अफ्रीका के हैं, गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? वैभव सूर्यवंशी। इमर्जिंग प्लेयर कौन है? वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे ज्यादा छक्का किसने मारा? वैभव सूर्यवंशी।
सबसे ज्यादा 4 किसने मारा? साई सुदर्शन। बेस्ट स्ट्राइक रेट कौन है? वैभव सूर्यवंशी। मोस्ट डॉट बॉल किसने खेला था? मोहम्मद सिराज ने। ये बेसिकली याद रखना ना, फाइनल कौन जीता था? पर्पल कैप जो है ना, उसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बेस्ट कैच वगैरह सब है, ये देख सकते हो। बैडमिंटन में आ जाओ। सात्विक साईराज रानिक रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने 2 साल के बाद फाइनली अपना एक बैडमिंटन टाइटल जीता। और जीता है कौन सा? 2026 का सिंगापुर ओपन बैडमिंटन डबल टाइटल। 2026 का जो सिंगापुर का जो ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ था ना, उसके फाइनल में सात्विक और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के प्लेयर फजर अल्फियान और मोहम्मद साहिबुल फिक्री को फाइनल में हराया था। ठीक है, ये याद रहेगा, सिंपल सा है। फुटबॉल यूएफा चैंपियंस लीग। यूरोप में ना फुटबॉल का जो सबसे बड़ा क्लब बेस्ड टूर्नामेंट है वो है आपका चैंपियंस लीग। 25-26 सीजन खत्म हो गया। इसका जो फाइनल हुआ था वो आपका हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में। और फाइनल में फ्रांस की पेरिस शांजमान या पीएसजी भी बोलते हैं, उसने फाइनल में किसको हरा दिया? आर्सेनल। आर्सेनल किसकी टीम है? इंग्लैंड की टीम है। ये पेनल्टी शूटआउट में हराए थे। यूएफा का फुल फॉर्म होता है ना यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अभी जो फॉर्मेट है ना चैंपियंस लीग का, वो स्टार्ट हुआ था 1992 में। और रियल मैड्रिड के बाद पीएसजी दूसरा टीम बन गया है जिसने अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड किया। इस चैंपियंस लीग का सबसे सक्सेसफुल टीम जो है ना वो है रियल मैड्रिड। ये कहाँ का है? स्पेन का है। उसने 15 बार इसको जीता है। आपसे ही पूछेगा किसने जीता? पेरिस शांजमान ने। हराया किसको? आर्सेनल को। और हुआ कहाँ था? बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। यूनिटी कप ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ये होता कहाँ पे? लंदन इंग्लैंड में। इसका 4th एडिशन हुआ था 2026 में। 4 टीम थे, इंडिया, जिम्बाब्वे, जमैका और नाइजीरिया। अब क्योंकि 4 टीम थे ना, इसलिए सेमीफाइनल ही स्टार्ट हुआ गया। इंडिया का सेमीफाइनल का मैच हुआ जमैका से, हार गया। फिर 3rd और 4th प्लेस का मैच हुआ जिम्बाब्वे के साथ, इंडिया हार गया। इसका मतलब इंडिया 4th पोजीशन पे था, जिम्बाब्वे 3rd पे रहा। और टाइटल किसने जीता? नाइजीरिया ने। हरा कौन? जमैका को उसने फाइनल में हरा दिया। वर्ल्ड नो टोबैको डे। डेज का 2 कर लो, ज्यादा नहीं है। इसको मनाया जाता है 31 मई को। और पहली बार कब मनाया गया था? 1988 में। 2026 का थीम वही है जो पिछले साल था। अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स। ऐसे याद रखना, टोबैको भारत का नहीं है। इंडिया में टोबैको को कौन लेकर आया था? पोर्चुगीज। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था ना वर्ल्ड पोटैटो डे, भारत में भी पोटैटो लेकर कौन आया था? पोर्चुगीज लेकर आए थे। तो टोबैको भी कौन लेकर आए थे? पोर्चुगीज। वर्ल्ड में नंबर 1 टोबैको प्रोड्यूसर कौन है? चाइना। और इंडिया का रैंक क्या है? 2nd। वर्ल्ड मिल्क डे ये मनाया जाता है 1 जून को। और फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 2001 में। 2026 का जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग वुमेन्स फार्मर। ध्यान रखना, इंडिया में जो नेशनल मिल्क डे है ना वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये जन्मदिन है किसका? वर्गीस कुरियन का। ठीक है, वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, या मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित होता है? प्रोडक्शन इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। आज इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसर है ना मिल्क का, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट ना वर्गीस कुरियन को जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड मिल्क डे है 1 जून को। और नेशनल मिल्क डे जो है ना वो कब मनाया जाता है? वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये देखो था, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें ना WPI और IIP जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम खा गया। कोई बात नहीं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।